पिछले अंक में हम लोगों ने उत्तर आधुनिकता के मूलभूत उसकी धारणाओं के विषय में जानने समझने का प्रयास किया। आज हम लोग उत्तर आधुनिकता के दो पक्षों पर विचार करेंगे। पहली बात तो यह है कि जो उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसके क्या परिणाम हमें दिखाई पड़ रहे हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कि जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है उस पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि विजिबल हैं, दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर आधुनिक काल का जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब जहाँ तक पहली बात का संबंध है कि ये जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है इसकी क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से मतलब ये है कि औद्योगिकीकरण हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, नेशन स्टेट का विकास हुआ, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की धारणा प्रबल हुई, शहरीकरण या अर्बनाइजेशन हुआ और सेक्युलराइजेशन हुआ। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो मॉडर्नाइजेशन के साथ आईं। यानी मॉडर्नाइजेशन ने इन मान्यताओं को या इन परिवर्तनों को हमारे जीवन का अंग बना दिया। और पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों में पहले यूरोप में और उसके बाद सारे विश्व में इसी प्रकार की प्रवृत्तियां स्थापित हुई हैं। तो अब ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है ये हमारे जीवन में क्या परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर ये भी समझना आवश्यक है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन या पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेक है, कोई डिसकंटिन्यूटी है कि अब मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब जो भी हो रहा है वो सब पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है। ऐसा तो नहीं कह सकते। मॉडर्नाइजेशन के जो प्रक्रिया के जो प्रभाव हैं वो अभी भी काफ़ी व्याप्त हैं, लेकिन साथ साथ जो उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उससे अनेक नई प्रवृत्तियां भी हमें अपने जीवन में, समाज में, संस्कृति में, राजनीति में दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए हम लोग मॉडर्नाइजेशन और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के एक संधि काल में हैं कि मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रियाएं भी व्याप्त हैं और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया भी प्रबल हो रही है। उसके प्रभाव भी हमारे समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। और इसलिए हैबरमास ये मानते हैं कि मॉडर्निटी एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के रूप में विद्यमान है। यानी मॉडर्निटी का जो प्रोसेस है वही अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की जो प्रवृत्तियाँ आई हैं वो समानांतर रूप से हमारे समाज को, संस्कृति को, राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। तो 3 मुख्य परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। पहला परिवर्तन तो ये है कि जो पूंजीवादी अर्थतंत्र जो कि आधुनिकता का आधार रहा, वो पूंजीवादी अर्थतंत्र में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा परिवर्तन है कि जो विश्व जो है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है और बहुत तीव्रता से, जिसको कि हम लोग दूसरे शब्दों में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड।
और वो इंटीग्रेशन पॉलिटिकल लेवल पर भी है, इकोनॉमिक लेवल पर भी है, कल्चरल लेवल पर भी है, और एक ग्लोबल विलेज की अवधारणा का उदय हो रहा है। तो दूसरा ये मुख्य परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। और तीसरा हम देख रहे हैं कि आधुनिक काल की अपेक्षा उत्तर आधुनिक काल में न केवल मास मीडिया का बहुत विकास और विस्तार हुआ है, बल्कि अब हमारे जीवन के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ या ये तीन मुख्य परिवर्तन हम उत्तर आधुनिक काल में पाते हैं। यानी पिछले 40 वर्षों में या 50 वर्षों में हम ये नई चीज़ें इमर्ज करते हुए हमें मिलती हैं। अब जहाँ तक पहले परिवर्तन का प्रश्न है कि पूंजीवादी तंत्र में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें कुछ बड़े फंडामेंटल चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए आज के कैपिटलिज़म को विद्वान लोग लेट कैपिटलिज़म कहते हैं या एडवांस्ड कैपिटलिज़म कहते हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज़म कहते हैं। और आजकल का जो इंडस्ट्रियलिज़म है इसको पोस्ट इंडस्ट्रियलिज़म कहा जाता है। यानी आधुनिक काल में अगर इंडस्ट्रियलिज़म था तो आज हम पोस्ट इंडस्ट्रियल एज में हैं। इसका अर्थ क्या है जब हम कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है? तो उसमें दो तीन, वैसे तो कई चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत साफ तौर से हमें नज़र आती हैं। आधुनिक काल में पूंजीवाद का स्वरूप राष्ट्रीय था। जो कैपिटलिज्म था उसका कैरेक्टर नेशनल था। यानी यूरोप के विभिन्न देश अपने अपने देश में पूंजीवादी तंत्र को, औद्योगिक तंत्र को विकसित कर रहे थे। लेकिन आज जब हम पूंजीवादी तंत्र को देखते हैं तो ये आज जो पूंजीवादी तंत्र है वो ग्लोबल है, वैश्विक है। और ये तीन बातों से प्रकट होता है, क्योंकि जो तीन मूलभूत चीज़ें हैं उनका जो सर्कुलेशन है वो विश्वव्यापी हो चुका है। और वो तीन चीज़ें हैं, एक तो रिसोर्सेस का यानी संसाधनों का, दूसरा श्रम का यानी लेबर का या कैपिटल का। तो ये जो चीज़ें हैं रिसोर्सेस का, लेबर का, कैपिटल का, अब वो एक मतलब विश्वव्यापी उनका स्वरूप हो चुका है। जैसे कि जो वस्तुएं हैं, जो संसाधन हैं, वे आजकल पूरे संसार में उनका आयात निर्यात होता है और वो कहीं भी प्राप्त की जा सकती हैं, कहीं से भी मंगाई जा सकती हैं। इसी तरह से जो लेबर है यानी जो काम करने वाले हैं, जो श्रमिक हैं या जो दूसरे लोग हैं, भी उनके लिए भी अब पूरा संसार जो है वो क्षेत्र है, वो कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, कहीं भी जाकर श्रम कर सकते हैं। किसी भी इंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस में, वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाकर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं या उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। और इसी तरह से जो कैपिटल है यानी जो पूंजी है उसका भी निवेश वैश्विक स्तर पर होता है। तो एक तो परिवर्तन ये हुआ है कि गुड्स का, कैपिटल का और लेबर का वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन आज हमें दिखाई पड़ता है। किस यूरोप के देश, अमेरिका के देश, एशिया अफ्रीका के देशों में पूंजी का निवेश कर रहे हैं। यहाँ के एशिया अफ्रीका के देशों में क्योंकि वर्किंग फोर्स बहुत है, लेबर फोर्स बहुत है, तो ये लोग यूरोप और अमेरिका और दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। तो ये एक इस तरह के परिवर्तन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो पूंजीवादी, तो इसलिए पूंजीवाद, आज का जो पूंजीवाद है, जो लेट कैपिटलिज्म है, उसका कैरेक्टर नेशनल नहीं है, ग्लोबल।
दूसरी बात यह है कि इस नव पूंजीवाद, ये जो न वैसे तो प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों प्रोसेस जीवन के अनिवार्य अंग हैं, उत्पादन उपभोग, लेकिन अगर आधुनिक काल में प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर था तो उत्तर आधुनिक काल में कंजम्पशन पर, उपभोग पर बहुत ज़्यादा जोर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन की तरफ, प्रोडक्शन अब बिल्कुल उपेक्षित हो गया। अगर आधुनिक काल में प्रोडक्शन पर जोर था तो इसलिए था क्योंकि एक नई अर्थ संरचना उभर रही थी और उस अर्थ संरचना को स्थापित करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाना था। लेकिन पूंजीवादी अर्थतंत्र के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण अब बड़ी मात्रा में उत्पादन की जो प्रोडक्शन का जो फ्रेमवर्क है या जो प्रोडक्शन का जो तंत्र है वो अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गया है और इसलिए वो अब निरंतर बड़ी सहजता से कार्य करता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए उत्पादन का काम अब एक सहज कार्य बन गया है। अब ये है कि उत्पादन से जो चीज़ें बन रही हैं अब फोकस उनके कंजम्पशन पर है। तो इसलिए उत्तर आधुनिक काल की जो सोसाइटी है वो कंज्यूमर सोसाइटी है, उपभोक्ता समाज है। और कंजम्पशन में भी हर क्षेत्र में इतनी वैराइटीज़ हैं, इतने प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं और बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं और मार्केट्स हैं जहाँ पर हर प्रकार की चीज़ों के अनेकों ब्रांड्स, अनेकों वैराइटीज़ उपलब्ध हैं। तो ये एक अन्य पक्ष है इस आज के पूंजीवादी तंत्र का कि ये जो पक्ष है इसमें कंजम्पशन डोमिनेंट है। अब दूसरी बात यह है कि जो गुड्स हैं उनके बारे में भी नज़रिया बदला है इस उत्तराधुनिक काल में, वस्तुओं के विषय में भी, क्योंकि जो आइटम्स, जो कंज्यूमर आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अब हम उनमें एस्थेटिक वैल्यू को बहुत महत्व देते हैं। वो बड़े सुंदर बनाए जाएं, कुछ भिन्न प्रकार से बनाए जाएं। जैसे जो मॉडर्न एज में जो प्रोडक्शन था वो ये था कि वो उसमें इतना वैरायटी या इतने ब्रांड्स या इतने विविधता और सौंदर्य बोध, उसकी एस्थेटिक वैल्यू पर बहुत ध्यान देना, कोई भी चीज़ बन रही है उसको बड़ा कलात्मक बनाना जिससे कि आप कंज्यूमर को आकर्षित कर सकें और कंज्यूमर को भी इस तरह की एस्थेटिक चीज़ें चाहिए जिसको साइन वैल्यू कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी साइन वैल्यू पर बहुत महत्व दिया जाता है कि वे उपभोक्ता को आकर्षित कर सकें और उपभोक्ता उसके लिए पैसा भी खर्च करने को तैयार हो। और इसलिए आज हम देखते हैं कि छोटे छोटी चीज़ें भी और बड़ी चीज़ें भी में इतनी एस्थेटिक वैल्यू, सुंदरता उनकी में दिखाई पड़ती है और उसकी डिज़ाइनर चीज़ें बनने लगी हैं। तो ये सब परिवर्तन पिछले 30-40 वर्ष में हुए हैं। तो ये जो साइन वैल्यू है या जो एस्थेटिक वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, ये भी एक उत्तर आधुनिक काल में का जो पूंजीवाद है उसकी एक प्रवृत्ति। फिर एक और जो इस उत्तर आधुनिक काल के पूंजीवाद में एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वो ये कि जो डिफरेंशिएशन है वो कम हुआ है। डिफरेंशिएशन कम होने का मतलब ये है कि जैसे पहले हम चीज़ों को खाँचों में बांट के रखते थे कि ये चीज़ न्यूज़ है और ये इंटरटेनमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो अंतर अब धीरे धीरे ब्लर्ड है, धूमिल पड़ रहा है।
न्यूज़ और इंटरटेनमेंट दोनों या न्यूज़ और एडवर्टिजमेंट दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। पहले उनका डिफरेंशिएशन था, या पब्लिक और प्राइवेट का जो अंतर पहले माना जाता था कि ये पब्लिक या सार्वजनिक जीवन का या सार्वजनिक क्षेत्र का विषय है, ये निजी क्षेत्र का विषय है। तो अब ये पब्लिक प्राइवेट का जो अंतर है वो भी धीरे धीरे धूमिल पड़ रहा है। तो या इसी तरह से होम और ऑफिस का ये जो अंतर था कि भाई ये घर है और ये ऑफिस है, कार्यालय है। आदमी घर से ऑफिस जाता था फिर वापस आता था, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि घर और ऑफिस दोनों घुल मिल गए, है ना। वर्क फ्रॉम होम की धारणा ने इसको पूरी तरह से एक तरह से अबॉलिश ही कर दिया, उस डिस्टिंक्शन को, उस अंतर। तो ये जो डिफरेंशिएशन का डिज़ोल्व होना या डाइल्यूट होना, जो कि हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंतर था आधुनिक काल में, वो उत्तर आधुनिक काल में हमें अब दिखाई नहीं पड़ता। और ये सब चीज़ें जो हैं वो, और इसी तरह से लेबर और कैपिटल का जो एक था कि दोनों के बीच, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं, दोनों के अलग अलग कंसर्न्स हैं, और एक तरह से दोनों में एक एंटागोनिज़म, एक तरह से दोनों में एक विरोध जैसा माना जाता था। लेकिन आज उत्तर आधुनिक काल में लेबर और कैपिटल दोनों साथ आ गए हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो ये जो परिवर्तन इस उत्तराधुनिक काल के पूंजीवाद में हुए हैं, ये परिवर्तन हमें अपने जीवन में, अपने आसपास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। और इसी तरह से एक अन्य परिवर्तन जिसको कि एंटनी गिडेंस नाम के जो बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बताया है कि इस विकसित पूंजीवाद में डिसएम्बेडिंग एक अन्य इसकी विशेषता है। डिसएम्बेडिंग का मतलब ये है कि अब फेस टू फेस कम्युनिटी का विचार या फेस टू फेस रिलेशनशिप्स का विचार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। पहले ये होता था कि हम बाज़ार में जाते थे, सामान खरीदते थे, तो क्रेता विक्रेता एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, एक दूसरे से सौदेबाजी भी कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन आजकल हम लोग जानते हैं कि साइबर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से अब क्रेता और विक्रेता का आमना सामना होना या उनका सीधा संपर्क होना आवश्यक नहीं है। अब साइबर टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप ऑनलाइन ऑर्डर्स दे सकते हैं और चीज़ें आपके घर पहुंच जाएंगी। ना क्रेता ने विक्रेता को देखा, ना विक्रेता ने क्रेता को देखा, कभी उनके संपर्क में आने का अवसर नहीं आएगा। या इसी तरह से मान लिया किसी को कोई बीमारी है, तो पहले हम आधुनिक काल में ये होता था कि आप डॉक्टर के पास जाते थे तो मरीज़ और डॉक्टर के बीच एक ह्यूमन रिलेशनशिप बनती थी। लेकिन आजकल जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, जो कंसल्टेंसीज़ हैं, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो आप भारत में बैठे हुए किसी अमेरिकन एक्सपर्ट से, कंसल्टेंट से सलाह मशविरा कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, न केवल स्वास्थ्य के प्रश्न पर बल्कि दूसरे प्रश्नों पर भी, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। और ये सब प्रवृत्तियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी। एंथनी गिडेंस इसको डिसएम्बेडिंग कहते हैं, यानी जो रिलेशनशिप्स हैं वे अपनी जड़ों से कुछ उखड़ से गए और जो फेस टू फेस कम्युनिटी का विचार था वो कमज़ोर पड़ रहा है। और जो ह्यूमन रिलेशंस थे या जो ह्यूमन इंटरेक्शंस थे, उनको टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन में, साइबर एज के इंटरवेंशन ने उनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, उनको काफ़ी डाइल्यूट कर दिया। तो ये भी एक इस विकसित पूंजीवाद में या
डिसऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म में ये सब प्रवृत्तियां हमें मोटे तौर से दिखाई पड़ती हैं। तो एक तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में ये सब घटित हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब चीज़ें बिल्कुल अब ख़त्म हो गई, वो चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी प्रबलता से बढ़ रही हैं, इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा ये हुआ है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराधुनिक काल में टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एकीकृत कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की जो धारणा है वो सामने आई और वो बहुत शक्तिशाली है कि अब जिसको कि विद्वान लोग कहते हैं कि आज का जो पोस्ट मॉडर्न जो दुनिया है वो बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई सीमाएं नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई सीमाएं नहीं होती। आप जैसे कि जो कंप्यूटर या जो साइबर जो भी टेक्नोलॉजी है वो तो आप पूरे संसार में व्याप्त है। आप ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए कहीं बैठे हैं और हज़ारों किलोमीटर दूर के लोगों के साथ आपका रिश्ता, आपकी बातचीत हो सकती है, आप वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी जो ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई, ये जो साइबर एज आई, इस साइबर एज ने स्थान और काल की दूरियों को अर्थहीन बना दिया है, मीनिंगलेस बना दिया है, और इसी को ग्लोबल विलेज कहते हैं। और ये जो एकीकरण है विश्व का, जो इंटीग्रेशन है जो वर्ल्ड का, या जिसको कि रॉबर्टसन वगैरह जो कि वैश्वीकरण के प्रतिपादक हैं कहते हैं कि टाइम स्पेस कंप्रेशन, समय और काल की दृष्टि से संसार सिकुड़ गया टेक्नोलॉजी के कारण, साइबर रेवोल्यूशन के कारण। और ये हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। और अभी जब हम लोगों ने कैपिटलिज्म, आज के कैपिटलिज्म पर विचार किया तो उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि कैसे आज आर्थिक दृष्टि से संसार एक हो गया है। अब एक देश में कोई आर्थिक परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है। अगर किसी एक भाग में कोई आर्थिक उथल पुथल होती है तो उसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्थाएं, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं अब स्वायत्त नहीं रही हैं, बल्कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था के भाग बन के रह गई। जो इकोनॉमीज़ हैं वो अब वो ऑटोनमस नहीं है, जबकि जब नेशन स्टेट के समय जैसा कि था। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का एक हिस्सा है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी के गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं, या जो वर्ल्ड इकोनॉमी की गाइडलाइंस हैं, या जो वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपल्शंस हैं, वे हमें भी मानने पड़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, या जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, IMF है, या इस तरह की जो ग्लोबल फाइनेंशियल या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो नॉर्म्स तय करती हैं और रूल्स रेगुलेशंस तय करती हैं, और सारे संसार की अर्थव्यवस्थाओं को और बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि वो चाह के भी अब उनसे दूर नहीं रह सकते। तो इसलिए एक बहुत ही क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन का ये दौर है। तो ये तो इकोनॉमिक, इसको कहते हैं ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। फिर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है, राजनीतिक रूप से भी विश्व का एकीकरण हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब नेशन स्टेट का महत्व बहुत कम हुआ है। नेशन स्टेट पर बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, और नेशन स्टेट अब सॉवरेन उस तरह से नहीं रहे जैसे कि आधुनिक काल में थे। उनकी जो संप्रभुता है वो शिथिल हुई है, वो कमज़ोर पड़ी है। अभी हम लोग जब राज्य की धारणा पर, उत्तराधुनिक राज्य की धारणा पर विचार करेंगे तो ये और स्पष्ट होगा कि किस तरह से जो नेशन स्टेट्स हैं उनका कैरेक्टर भी बदल रहा है,
अब वो नेशन स्टेट नहीं रहे, वो मल्टीनेशनल स्टेट्स हैं। अब वो बहुसांस्कृतिक राज्य, अब वो राष्ट्र राज्य नहीं रहे। अब वे संप्रभु नहीं रहे उस अर्थ में, बल्कि उनकी संप्रभुता के ऊपर बहुत सारी सीमाएं और बहुत सारी बाध्यताएं हैं और उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए, और जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है हमारे जीवन पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हों, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, या जैसे कि सार्क, या जैसे कि ओपेक। ये जो इंटरनेशनल या जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। ये देश की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रभाव को भी, उनकी धारणाओं को भी राज्यों को स्वीकार करना पड़ता है। तो इन सब दृष्टियों से अगर हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व का ग्लोबलाइजेशन हुआ, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हुआ है, क्योंकि अब नेशनल कल्चर जैसी चीज़ नहीं रही है। क्योंकि अब जो भी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो भी सांस्कृतिक प्रोडक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वे सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उनका आवागमन होता है, सर्कुलेशन होता है। और बहुत जो भी कल्चरल नॉर्म्स हैं या जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वे अब किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रह गए, उनका स्वरूप भी वैश्विक हो गया है। हालांकि विद्वानों का ये मानना है कि जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, ये इसका मतलब तो असल में ये है कि जो अमेरिकन कल्चर है वो धीरे धीरे विश्वव्यापी हो रही है। इसलिए वो मानते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली अमेरिकनाइजेशन है, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो स्रोत है वो यूएसए रहा है। तो यूएसए की जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो परिवार या समाज की मान्यताएं हैं, उनके जो इंटरटेनमेंट के तरीके हैं, उनका जो साहित्य है, वो धीरे धीरे विश्वव्यापी बन रहा है। वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, और पूरे विश्व की संरचना अमेरिका की इमेज में हो रही है, अमेरिका की छवि में हो रही है, कभी कभी ऐसा लगता है। तो इस तरह से एक उत्तराधुनिक काल की एक अन्य मुख्य जो प्रवृत्ति है, वो ये वैश्वीकरण की है, ग्लोबलाइजेशन की। यानी आज हम पहले अंतर्राष्ट्रीयता का सिद्धांत माना जाता था, लेकिन फोकस जो था वो राज्य राष्ट्र पर ही था, और राज्यों की अपनी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अब फोकस शिफ्ट हो गया है। अब नेशनल नहीं, ग्लोबल, हर चीज़ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखी, सुनी, समझी जाती है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है जब हम पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन का दूसरा मतलब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और तीसरी जो विशेषता या तीसरी जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, बड़ी तेज़ी से उभरती हुई और हमारे जीवन को आमूल रूप से परिवर्तित करती हुई, वो मास मीडिया का, संचार साधनों का तीव्रता से विकास, और उसका बहुत गहरा हमारे जीवन के साथ संबंध, और हमारे जीवन पर इसलिए उसका बहुत गहरा प्रभाव। ये एक तीसरी बात है जो कि
उत्तराधुनिकीकरण की प्रक्रिया में देखी जा सकती है। साइबर टेक्नोलॉजी ने संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला दी है। एक जैसे कि 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस रेवोल्यूशन हुई, जिसने कि भौतिक विज्ञान के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया। उसी तरह से 20वीं शताब्दी में एक साइबर रेवोल्यूशन हुई और उस साइबर रेवोल्यूशन ने हमारे जीवन के सभी पक्षों को काफ़ी बदल दिया। और उसी में से एक बदलाव ये हुआ कि मास मीडिया का उदय हुआ और रेडियो, टेलीविज़न और फिर अब कंप्यूटर और फिर दूसरे, और कंप्यूटर भी अनेक प्रकार के, एक से एक जटिल और परिष्कृत कंप्यूटर, और इनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान, जो संचार है, संचार का तंत्र है, उसका बनना, और फिर उस सब का हमारे जीवन के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध होना, और फिर उसी के साथ हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आना, ये सब इस कारण से हुआ। 2-3 बातें यहाँ पर ख़ास है। पहली बात तो यह है कि उत्तर आधुनिक काल में प्रिंट मीडिया का महत्व धीरे धीरे कम हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का महत्व बहुत बड़ा है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स और दूसरे जो तमाम उपकरण आ रहे हैं साइबर रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप, अब उनके साथ हमारा इंगेजमेंट ज़्यादा रहता है। अब प्रिंट मीडिया का, प्रिंटेड वर्ड का महत्व कम हुआ। हर चीज़ अब आपको मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर उपलब्ध है और आप उससे अपने जीवन को संचालित करते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो संचार तंत्र उभरा है वो काफ़ी कॉस्टली भी है उसको मैनेज करना। तो इसलिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्होंने इनके ऊपर एकाधिकार कायम कर लिया, और इसलिए हम ये पाते हैं कि जो एक तो टेक्नोलॉजिकली बड़े वो सॉफिस्टिकेटेड हैं, और दूसरा वो फाइनेंशियली भी उनकी बड़ी कॉस्ट होती है इन सब चीज़ों की। तो उसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो इस मास मीडिया के नियंत्रक बन गए हैं, ये सब उसके ओनर बन गए हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि वे जब उसके कंट्रोलर और ओनर हैं तो उनके जो अपने विचार हैं, मान्यताएं हैं, रुचि अरुचि है, उसका प्रसार प्रचार इनके माध्यम से होता है। एक ये भी परिवर्तन हम देखते हैं। और फिर इसका जो मास मीडिया है इसका बहुत तेज़ी से कमर्शियलाइजेशन, वो भी एक प्रॉफिट का बड़ा सोर्स है आजकल, तो उनका बहुत तेज़ी से कमर्शियलाइजेशन हुआ है, और वो पक्ष भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन सब चीज़ों के परिणाम स्वरूप हमारी जो हमारे पास जो सूचनाएं पहुंचती हैं, जो हमारा मनोरंजन होता है, जो हमारे पास विचार पहुंचते हैं, जो हमारे सामाजिक संबंध हैं, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, जो हमारे पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, या जो हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वो सब अब इस टेक्नोलॉजी के और मास मीडिया के गहरे प्रभाव में काम करता है। तो ये भी एक बड़ा परिवर्तन इस पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में हम पाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ये कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ हमें दिखाई पड़ती हैं जिनका कि प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, और
उसके कारण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन भी बड़ी तेज़ी से घटित हो रहे हैं। विद्वानों का मानना है कि जैसे कि 1850 से लेकर और 1940 के बीच दुनिया बहुत तेज़ी से बदली थी पुरानी साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से, उसी तरह से 1950 से उससे कई गुना तेज़ी से 1950 के बाद दुनिया बदली है, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। पूरा ताना बाना जीवन का इस पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया में बदला है और बहुत तेज़ी से बदला है, और अभी भी हम भविष्य में क्या दिशा होगी उसकी, इसके विषय में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। तो एक पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष है कि इस उत्तराधुनिक काल की जो राजनीति है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है। तो उसके विषय में अब हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना है। पहली चीज़ तो ये है कि विद्वानों का मानना है, और जैसा कि जो दो बड़े विद्वान उत्तराधुनिक राजनीति के हैं, स्टीवन वेस्ट और डगलस केल्नर, उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि कोई एक पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स नहीं है, देयर इज़ नो वन पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। यानी हम कह दें कि ये चीज़ है, ये मान्यताएं हैं, ये दृष्टिकोण है, बस यही उत्तराधुनिक राजनीति है, तो वो कहते हैं ऐसे नहीं, कोई देयर इज़ नो वन पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। बल्कि जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसमें वो कहते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सेट्स ऑफ प्रपोजिशंस, भिन्न भिन्न प्रकार की, जिनमें आपस में टकराव भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, परस्पर विरोधी भी हैं, वो सब चीज़ें, परस्पर विरोधी चीज़ें, एक दूसरे से भिन्न प्रकार की चीज़ें और बहुत प्रकार की चीज़ें आजकल पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर चल रही हैं। इसलिए पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स का कोई डेफिनिट कैरेक्टर नहीं। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार देखा कि पोस्ट मॉडर्निटी का ही कोई डेफिनिट कैरेक्टर नहीं है। पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो अस्पष्टता का पर्याय है, एम्बिग्विटी का पर्याय है। क्यों? क्योंकि जब वो ये मानती है कि कोई ट्रुथ है ही नहीं और हर व्यक्ति और हर समूह अपने ट्रुथ को खुद गठित करता है, तो फिर एक फ्रेगमेंटेशन, बिखराव का माहौल तो पैदा हो ही जाएगा। इसलिए उत्तराधुनिकता की जो मूल मान्यता है कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। जो ट्रुथ्स होते हैं वो डिफरेंट डिस्कोर्सेस की उपज होते हैं, और क्योंकि डिस्कोर्सेस बहुत प्रकार के होते हैं, यानी समाज और समझ बहुत प्रकार की होती है, इसलिए जो सत्य है उसके भी अनेक रूप होते हैं और किसी एक चीज़ को सत्य या असत्य नहीं माना जा सकता। तो फिर पॉलिटिक्स में भी आप किसी निश्चित सिद्धांत की संरचना कैसे कर सकते हैं उत्तराधुनिक काल में। इसलिए पॉलिटिक्स का जो कैरेक्टर है, उत्तराधुनिक राजनीति का जो कैरेक्टर है, वो एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, मिसलेनियस है। ये एक उसकी ख़ास बात को, इसलिए स्टीवन वेस्ट और डगलस केल्नर ये कहते हैं कि देयर इज़ नो वन पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स। और इस बात को वो स्पष्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कम से कम, वैसे तो बहुत सारे इसके उत्तराधुनिक काल में बहुत प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, बहुत सारी अनेक प्रकार की राजनीतिक मान्यताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन कम से कम 3 प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जिनमें परस्पर काफ़ी विरोध भी है, जो एक दूसरे को की आलोचना भी करते हैं।
जैसे कि वो कहते हैं कि एक तरफ बाद्रिला, जो कि बड़ा एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, बाद्रिला का दृष्टिकोण है जिसको एंटी पॉलिटिक्स कहा जाता है, राजनीति विरोधी। वो राजनीति का एंटी पॉलिटिक्स, उसका जो दृष्टिकोण है वो एंटी पॉलिटिकल है, वो एंटी पॉलिटिक्स का प्रतिपादन करता है। जिसका मतलब ये है कि बाद्रिला कहता है कि भाई उत्तराधुनिक काल की समाज की संरचना इतनी जटिल हो गई है कि इसमें कोई निश्चित राजनीतिक सिद्धांत या कोई निश्चित राजनीतिक दिशा को ढूंढ पाना मुश्किल है। इसलिए ये जो उत्तराधुनिक काल की राजनीति है वो वस्तुतः वो राजनीति विरोधी एक प्रकार की स्थिति है। और बस ये है कि हमें अब क्योंकि इसी दौर में रहना है तो किसी तरह से अपने को इसी दौर में और इस दौर के राजनीतिक माहौल में अपने को एकोमोडेट कर लेना है। लेकिन ये कहो कि इस दौर में कोई हमें राजनीति से कोई उम्मीद हो कि राजनीति से कोई सोशल चेंज हो जाएगा, कोई इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो जाएंगे, राजनीति से कोई हमारी दशा में सुधार हो जाएगा, ये सोचना तो बेकार है। इसके लिए कोई वातावरण पैदा नहीं होता। यानी वो पॉलिटिक्स को इनइफेक्टिव मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ इनइफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट एनी सिग्निफिकेंट सोशल चेंज। और इसलिए हमें बस अपने को इस माहौल में किसी तरह से ढाल लेना है, एकोमोडेट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। लेकिन अगर इस उत्तराधुनिक काल की राजनीति में या उत्तराधुनिक काल के राज्य से आप ये उम्मीद करें कि वो कोई दिशा दे देगा, कोई बड़े परिवर्तन कर देगा, कोई चीज़ों को सकारात्मक रूप से बदल देगा, तो ये उम्मीद तो नहीं दिखाई पड़ती। तो बाद्रिला का दृष्टिकोण है एंटी पॉलिटिक्स का। फिर एक जो दूसरा दृष्टिकोण है वो कंजर्वेटिव्स का है, जो पोस्ट मॉडर्न कंजर्वेटिज़म है। अनुदारवादी लोग हैं जो पोस्ट मॉडर्न, ख़ासतौर से अमेरिका में इनका प्रभाव ज़्यादा है। तो वो ये कहते हैं कि भाई अब जो जैसे कि जो ट्रम्प वगैरह की राजनीति है, डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति, वो कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स ही कही जाती है कि वो कुछ पुरानी मान्यताओं को फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं और उनमें राज्यों का, समाजों का राजनीतिक कल्याण देखते हैं। तो इसलिए एक तरफ वो ये कहते हैं कि नहीं, कुछ पुरानी मान्यताओं को, कुछ पुराने मूल्यों को, कुछ अंतर्निहित जो हर राज्य की, राष्ट्र की अपनी विशेषताएं हैं, उनको जागृत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न कंजर्वेटिज़म है वो कुछ इस प्रकार का विचार रखता है, इस प्रकार की मान्यताओं को मानता है। तो इस आधार पर, और फिर तीसरे एक जो मुख्य दृष्टिकोण है वो एफर्मेटिव है, थोड़ा सकारात्मक है राजनीति के बारे में, यद्यपि वो वहाँ पर थोड़ा परिवर्तन भी प्रतिपादित करता है। और वो दृष्टिकोण है फूको का या ल्योतार्क का या रिचर्ड रोर्टी का। वो कहते हैं कि नहीं, राज्य और राजनीति परिवर्तन के, सुधार के उपकरण हैं, यंत्र हैं, लेकिन अब कोई बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा कि वो कहते हैं अब कोई ग्रैंड नैरेटिव चलने वाला नहीं। अब जो कि ल्योतार ने एक शब्द का प्रयोग किया, लोकल डिटर्मिनिज्म, की समस्याओं को, जिसको माइक्रो पॉलिटिक्स आजकल कहते हैं, कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रश्नों को, समस्याओं को आइडेंटिफाई करिए और उनको लोकल एफर्ट से सुलझाने का प्रयास करिए, यही रास्ता है। तो वो बाद्रिला की तरह निहिलिस्ट नहीं है, निगेटिव नहीं है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, केवल आप अपने को जो माहौल है उसमें एडजस्ट करिए। वो एफर्मेटिव हैं, वो कहते हैं कि नहीं, राजनीति और राज्य
परिवर्तन सुधार के उपकरण हो सकते हैं, व्यक्ति के स्तर पर भी, समूह के स्तर पर भी, लेकिन ये लोकल लेवल पर ही होगा। अब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने से या कोई बड़े स्केल के परिवर्तन करने का दौर जा चुका है, और इसी को वो लोकल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। तो एक तीसरा दृष्टिकोण ये है कि जो कि एफर्मेटिव एक्शन मानता है पॉसिबल है, लेकिन वो कहते हैं कि एफर्मेटिव एक्शन जो है वो लोकल लेवल पर ही पॉसिबल है। अब किसी ग्रैंड स्केल पर कोई आप परिवर्तन सुधार करना चाहें तो वो दौर अब जा चुका है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड नैरेटिव्स के ऊपर से विश्वास उठ गया है, तो अब कोई ग्रैंड स्केल के परिवर्तन तो नहीं हो सकते। अब फ्रेगमेंटेशन का दौर है, लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने प्रश्नों से मतलब रखने लगे हैं और वहीं पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने तरीके से सुलझाने लगे हैं। तो कम से कम ये 3 दृष्टिकोण तो हमें उत्तराधुनिक काल की राजनीति में दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए जब ये बात कही स्टीवन वेस्ट और डगलस केल्नर ने कि उत्तर आधुनिक काल की राजनीति कॉन्फ्लिक्टिंग सेट ऑफ प्रपोजिशंस है, तो उनका यही आशय है। अब दूसरी बात यह है कि जो भी है, जिस प्रकार की भी राजनीति है उत्तर आधुनिक काल में, उसमें कुछ तो विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई पड़ती हैं, तो उनको तो हम समझने का प्रयास कर ही सकते हैं। और इस दृष्टि से स्टीफन वाइट की जो पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, वो बहुत उपयोगी है। स्टीफन वाइट ने कहा है कि इस उत्तर आधुनिक काल के राजनीतिक सिद्धांत में हमें 4 मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं, और वो कहते हैं कि ये जो 4 मुख्य प्रवृत्तियां हैं, अगर इनको हम समझ लें तो एक इसेंशियल जो नेचर है पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स का, वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। इसेंशियल नेचर से मतलब उनका यह है कि एक जर्नल पिक्चर जो है वो हमारे सामने पोस्ट मॉडर्निटी की आ जाती है। ये 4 बातें क्या हैं? तो पहली बात तो वही है जो कि पिछली बार भी जिसका उल्लेख किया, जो कि ल्योतार मानता है कि जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है वो ग्रैंड नैरेटिव्स को, मास्टर नैरेटिव्स को रिजेक्ट करती है, वो बृहत वृत्तांतों को अस्वीकार करती है। किसी भी प्रकार के बृहत वृत्तांत से विश्वास भंग हो चुका। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि इन सब बड़े नैरेटिव से कुछ हुआ तो है नहीं, तो क्यों इनको ढोया जाए। ग्रैंड नैरेटिव से मतलब है कि जैसे एक ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव चला आधुनिक काल में, मानवाधिकार का, साइंस और साइंटिफिक मेथड का एक नैरेटिव चला, लेकिन हमने देखा कि साइंस और साइंटिफिक मेथड की भी बड़ी जटिल समस्याएं हैं, तो इसलिए उससे भी मोह भंग हुआ। फिर हमने देखा कि सोशलिज्म एक ग्रैंड नैरेटिव बना कि समाज की रचना अगर सोशलिस्ट मॉडल से हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें निराशा हाथ लगी। फिर एक लिबरल प्रोजेक्ट चला कि लिबरल प्रोजेक्ट के तहत अगर राज्यों की संरचनाएं होंगी, राज्यों का संचालन होगा, तो वो भी फिर नहीं रहा, उससे भी कुछ खास नहीं लगा। फिर यह है कि जो मेल डोमिनेंस का एक ग्रैंड नैरेटिव चला, पुरुष प्रधान दर्शन और पुरुष प्रधान राजनीति और पुरुष प्रधान समाज, तो वो नैरेटिव के भी जो दोष हैं वो धीरे धीरे सामने आ गए। जो स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर जो नैरेटिव चला, उसकी भी समस्याएं धीरे धीरे सामने आ गई। यानी जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स मॉडर्निटी के हैं वो सब डिस्क्रेडिट हो गए हैं, उनसे विश्वास लोगों का ख़त्म हो गया। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर
जैसे कि वो कहते हैं रॉल्स के विषय में कि रॉल्स ने कहा प्राइमरी गुड्स का एक नैरेटिव दिया कि कुछ जस्टिस का एक ग्रैंड कॉन्सेप्ट उसने पेश किया जो कि सारी दुनिया पर एप्लीकेबल हो। तो ऐसा भी ये भी स्पष्ट हो गया कि जस्टिस का ऐसा कोई ग्रैंड कॉन्सेप्ट या कोई ग्रैंड नैरेटिव होता नहीं है। जस्टिस जो है वो हर देश और समाज के हिसाब से उसका स्वरूप तय होता है। और इसी तरह से जो रॉल्स ने कहा, एक उसने ग्रैंड नैरेटिव दिया प्राइमरी गुड्स का कि कुछ मूलभूत 6 चीज़ें होती हैं जो कि सबको चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होता। प्राइमरी गुड्स की जो सूची उसने बनाई वो सारी दुनिया के लिए मान्य है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वाल्जर वगैरह ने इसके ऊपर आपत्तियां उठाई कि भाई जो गुड्स है वो उसको हर समाज अपने तरीके से डिफ़ाइन करता है। वस्तु के स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके आशय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वे हर समाज की संस्कृति के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो स्टीफन वाइट कहते हैं कि उत्तराधुनिक काल में की राजनीति में एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जितने भी मॉडर्न पॉलिटिक्स के नैरेटिव्स थे, जैसे कि डेविड ईस्टन ने सिस्टम्स थ्योरी का एक नैरेटिव दिया कि सिस्टम एनालिसिस से सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण, विवेचन और इस तरह से उनके बारे में प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ। तो जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स थे जो कि पिछले 250-300 वर्षों में राजनीति में स्थापित थे, चर्चित थे, जिनमें हम अपना साल्वेशन देखते थे, अपना कल्याण देखते थे, उन सब से मोह भंग हो गया। और इसलिए अब जो पॉलिटिक्स है उत्तराधुनिकता की, वो प्लूरैलिटी की पॉलिटिक्स है, मल्टीप्लिसिटी की पॉलिटिक्स है। वो प्लूरैलिटी पर बल देती है, बहुलता पर बल देती है, मल्टीप्लिसिटी पर बल देती है, विविधता पर बल देती है कि हर समाज का अपना अपना सत्य है और इसलिए वहाँ के राजनीति के सिद्धांत और मान्यताएं भी सबकी अपनी अपनी होंगी। कोई एक यूनिवर्सल नैरेटिव नहीं चलता, बल्कि पर्टिकुलर। तो प्लूरैलिटी, पर्टिकुलरिटी, मल्टीप्लिसिटी, ये उत्तराधुनिक काल के स्वरूप की राजनीति के स्वरूप को प्रकट करने वाले शब्द हैं कि हर समाज की अपनी प्रकार की राजनीति होगी, अपनी विशिष्ट उसकी, क्योंकि इसका अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। एक अफ्रीका के स्टेट का और एक एशिया के स्टेट का और एक यूरोप के स्टेट का और एक साउथ अमेरिका के स्टेट का, सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स भी तो अलग अलग प्रकार की होगी ना। इसलिए जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स है उसकी उसको अगर हमें कॉम्प्रिहेंड करना है कुछ शब्दों में, तो हम यही कहेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो पर्टिकुलरिटी को एम्फेसाइज करती है, विशिष्टता को, बहुलता को, प्लूरैलिटी, मल्टीप्लिसिटी, इसको एम्फेसाइज करती है। यूनिटरी नहीं है, ना सब्सटेंस की दृष्टि से और ना मेथड की दृष्टि से। कि यहीं पर ये है कि आधुनिक काल में साइंटिफिक मेथड को यूनिवर्सल मेथड माना जाता था पॉलिटिक्स में, बाकी सारे मेथड्स उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि रिजेक्ट कर दिए। लेकिन आज के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि नहीं, यूनिटरी मेथड की अप्रोच अब नहीं चलेगी कि केवल साइंटिफिक मेथड ही है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं पॉलिटिकल रियलिटी को समझने के लिए, पॉलिटिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, और वो सब वैलिड हैं। ऐसा नहीं कि केवल साइंटिफिक मेथड से स्टडी होगी तभी वैलिड कंक्लूजन्स निकलेंगे, सभी सही निष्कर्ष निकलेंगे। तो अब जो है आज की जो पॉलिटिकल साइंस है वो मल्टी मेथोडोलॉजिकल है। वहाँ पर पद्धतियों की बहुलता के सिद्धांत को माना जाता है। वो मल्टी पैराडिग्मेटिक है। वहाँ पर पैराडाइम्स, कोई एक पैराडाइम नहीं माना जाता।
हर देश के पैराडाइम्स, पर्सपेक्टिव्स अलग अलग प्रकार के होंगे। तो इसलिए वहाँ पर मेथोडोलॉजी की भी प्लूरलिटी है, पैराडाइम्स की भी प्लूरलिटी है और पर्सपेक्टिव्स की भी प्लूरलिटी है कि राजनीति को देखने की, राजनीतिक जीवन को देखने की अनेक दृष्टियाँ हो सकती हैं। राजनीतिक जीवन का अध्ययन विश्लेषण करने की अनेक पद्धतियाँ, अनेक उपागम हो सकते हैं। राजनीतिक निर्णयों को परखने के अनेक पैराडाइम्स हो सकते हैं। तो ये एक पक्ष है जो कि उत्तराधुनिक काल में, और इसको वो कहते हैं कि उत्तराधुनिक काल की राजनीति प्लूरलिटी ऑफ नैरेटिव्स को मानती है कि नैरेटिव्स प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, कोई एक नैरेटिव ग्रैंड नैरेटिव नहीं। और उत्तराधुनिक काल की राजनीति लैंग्वेज गेम को भी प्लूरल मानती है। लैंग्वेज गेम का मतलब यह है कि हर समाज चीज़ों को अपनी शब्दावली में अपने तरीके से प्रकट करता है, उनके ऊपर अपने तरीके से तर्क करता है, विचार करता है। तो उत्तर आधुनिक काल के जो नैरेटिव्स हैं, जो लैंग्वेज गेम्स हैं, वो भी अनेक हैं। ये एक, और फिर यहीं पर है जो कि फूको का सिद्धांत है कि जो नॉलेज होती है उसको डिटरमिन करने में पावर रिलेशंस का बहुत महत्व होता है। तो आधुनिक काल में जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उसमें पॉलिटिकल साइंस को मेल स्ट्रीम एंगल से देखा गया था, पुरुषवादी दृष्टि से देखा, जिसको कहते हैं मेल स्ट्रीम अप्रोच, यानी पुरुष प्रधान दृष्टि से राजनीति को। इसलिए आजकल के विचारक कहते हैं कि भाई हॉब्स की जो राजनीति है, हॉब्स के जो सिद्धांत हैं वो पुरुषवादी दृष्टिकोण के सिद्धांत हैं। अब हमें राजनीति को, हॉब्स को समझना है तो हॉब्स को हमें नारीवादी दृष्टि से समझना पड़ेगा, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले पावर उनके पास थी तो उन्होंने अपने तरीके से, पुरुषों के पास शक्ति थी तो उन्होंने नॉलेज को अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया। नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें पावर की बड़ी भूमिका होती है। तो उनके जिनके पास पावर थी, उन्होंने समाज में पुरुषों के पास पावर थी तो उन्होंने अपने समय के ज्ञान को उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया। अब यह है कि उत्तराधुनिक काल में नारियों के अंदर चेतना आई है, जागृति आई है, फेमिनिज्म का प्रभाव पड़ा है, नारियों की शक्ति बढ़ी है। तो अब नारियां हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट को अपने तरीके से लिख रही हैं, नारीवादी दृष्टिकोण से लिख रही हैं। अभी तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट को पुरुषवादी दृष्टिकोण से लिखा गया था, या अभी तक हमारे ऊपर पश्चिमी दृष्टिकोण फ्रेमवर्क हावी था, तो हम लोग राजनीतिक विचारों को या राजनीतिक विचारों के इतिहास को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ते और देखते थे, उसी को यूनिवर्सल मानते थे। लेकिन अब आज का जो दौर है वो तो उत्तर उपनिवेशवादी है, पोस्ट कॉलोनियल एज है। तो अब नेटिव अपने व्यू पॉइंट से अपने राजनीतिक इतिहास को लिख रहे हैं, अपने राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि भारत में एक रिसर्जेंस हुई है कि भाई भारत की अपनी जो, भारत का जो अपना राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, बजाय इसके कि हम पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों का पठन पाठन करें। भारत का जो अपना राजनीतिक सिद्धांत है, भारत की जो अपनी राजनीतिक दृष्टि रही है प्राचीन काल से, वो क्या है और उसके संदर्भ में चीज़ों को क्यों ना देखा जाए। तो जो रीराइटिंग हो रही है डिसिप्लिन की, राजनीति शास्त्र का पुनर्लेखन हो रहा है, क्योंकि अब इंपीरियल पावर्स का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब तक उनका कंट्रोल था तब तक उनके एंगल से चीज़ें लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी। लेकिन अब हम जब स्वतंत्र हैं तब हम अपने एंगल से चीज़ों को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। तो इसलिए जो डिसिप्लिन्स हैं उनकी हिस्ट्री और उनके कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो रीराइटिंग हो रही है,
उसमें अब कोई एक पर्सपेक्टिव से नहीं हो रहा, अलग अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव हैं। जैसे कि जो महिलाएं हैं, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, एक पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, फिर जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, जो जहाँ पर एथनिसिटी और रिलीजन का ज़्यादा प्रभाव है। अनेक पर्सपेक्टिव से विषय का अध्ययन, मनन, चिंतन, विश्लेषण हो रहा है। तो ये भी स्पष्ट करता है कि जो मेटा नैरेटिव्स थे वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। और डिकंस्ट्रक्शन के प्रभाव से, जो कि दरिदा का सिद्धांत है विखंडन का, उसके प्रभाव से जो पॉलिटिकल साइंस में बाइनरीज थीं, लेफ्ट और राइट की, कि ये लेफ्ट दृष्टिकोण है, ये राइट दृष्टिकोण, ये वामपंथी दृष्टिकोण है, ये दक्षिणपंथी दृष्टिकोण है, ये साइंस है, ये आर्ट है, कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है कि आर्ट है, या इस तरह से और चीज़ों में भी पब्लिक और प्राइवेट का, ये जो बाइनरीज थी ये सब धीरे धीरे टूट रही हैं कि भाई ये सही तरीका चीज़ों को देखने का नहीं है। चीज़ें मल्टी लेयर्ड होती हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट करती रहती हैं। सीधे सीधे क्लियर कट तरीके से आप देखेंगे तो जो रियलिटी है उसको समझने में आप असमर्थ रहेंगे, आप गलत निष्कर्ष निकालेंगे। इसलिए डिकंस्ट्रक्शन के प्रभाव में जो बाइनरीज थीं, जो कि पॉलिटिकल साइंस में बड़ी प्रबल थीं, उनका प्रभाव, उनका महत्व भी कम हो रहा है। और फिर नेशन स्टेट का जो विचार था और जिसकी सॉवरेनिटी का विचार था, जो कि आधुनिकता का आधार था, आधुनिक राज्य का, वो काफ़ी डाइल्यूट हो रहा है, संशोधित हो रहा है, अंदर से भी, आंतरिक कारणों से भी और बाह्य कारणों से। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो बहुराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और वो हमारी राज्य की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने लगे हैं। तो इसलिए अब राज्य के ऊपर ये जो बाहरी प्रभाव है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ये स्टेट और उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर एक चेक का काम करने लगे हैं, एक प्रतिबंध का काम करने लगे हैं। जैसे कि टेररिज्म एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है और उसने राज्य की संस्था के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। अब आजकल इस टेररिज्म से लड़ने के लिए कोई एक देश अकेला पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपको आपस में अंडरस्टैंडिंग करके और अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके तमाम राज्यों को इकट्ठा होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो जब आप इकट्ठा होकर कोई कलेक्टिव एक्शन लेते हैं तो फिर आपको अपनी कॉम्प्रोमाइज़, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस को थोड़ा कम करना पड़ता है। या अर्थव्यवस्था क्योंकि इंटीग्रेट हो गई है तो आज हमको बहुत सारे काम वो करने पड़ते हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या दूसरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज़ जो सजेस्ट करती हैं उसके हिसाब से अपना बजट भी बनाना पड़ता है। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अब हम संप्रभु नहीं हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था अब जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संदर्भ है उसके अनुसार ही चलेगी, क्योंकि वो इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ी है कि वो अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। और फिर देश के अंदर सब नेशनलिज्म की प्रवृत्तियाँ, उपराष्ट्रवाद की प्रवृत्तियाँ तेज़ी से उभरी हैं। जैसे कि हम लोगों ने श्रीलंका में देखा तमिल उपराष्ट्रवाद, जैसे कि स्पेन में है, जैसे कि कनाडा में है। ये उपराष्ट्रवादी जो प्रवाह हैं इन्होंने नेशनल सॉवरेनिटी को काफ़ी प्रभावित किया और राज्यों को बहुत सारे समझौते करने पड़ रहे हैं।
इस उपराष्ट्रवाद के, सब नेशनलिज्म के प्रभाव के कारण। तो इस तरह से जो उत्तर आधुनिक राज्य है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि अब जो सिटीज़नशिप है उसका कॉन्सेप्ट बदल गया। अब सिटीज़नशिप सिंगुलर सिटीज़नशिप नहीं रही, अब डुअल या मल्टीपल सिटीज़नशिप का सिद्धांत आजकल। आधुनिक काल में ये था कि भाई एक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक होता है, लेकिन उत्तर आधुनिक काल में हम देखते हैं कि डुअल सिटीज़नशिप का सिद्धांत है। आप भारत के भी नागरिक हैं, आप अमेरिका के भी नागरिक हैं, या और भी कहीं के नागरिक हैं, मल्टीपल सिटीज़नशिप्स पॉसिबल है। तो सिटीज़नशिप की धारणा में परिवर्तन आया है। फिर जो आर्मी जैसी चीज़ है, जो सेना का क्षेत्र है, वहाँ भी आपको जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट कमांड का सिस्टम आया है, जो कि सेना सब राष्ट्र की संप्रभुता का एक बड़ा आधार मानी जाती थी। जैसे कि हम लोगों ने इराक वार में देखा कि एक यूनिफाइड कमांड के तहत कई देशों की सेनाओं ने युद्ध किया। तो आधुनिक काल में तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक देश की आर्मी दूसरे देश के कमांडर या दूसरे देश के मार्गदर्शन में अपना सैनिक अभियान चलाए। फिर राज्य अपने क्षेत्र को सिकोड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्टेट का, उसकी एक्टिविटीज़ का, वेलफेयर स्टेट का विचार आज माना नहीं जाता। अब यह है कि स्टेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल सिविल सोसाइटी का होना चाहिए। तो राज्य का प्रशासनिक तामझाम कम किया जा रहा है, राज्य के दायित्वों को कम किया जा रहा है, और प्राइवेटाइजेशन का दौर आया है कि प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी की ज़्यादा भूमिका होनी चाहिए। राज्य इन सारे दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाया। जो स्टेट का मेटा नैरेटिव था आधुनिक राज्य का, वो टूट रहा है, बिखर रहा है, और उसका विकल्प ये माना जाता है कि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपिए। और इसलिए फिर जो प्रशासनिक जो ताना बाना है उसका स्वरूप भी बदल रहा है। जो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, वो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी की शक्तियाँ भी कम होंगी, ब्यूरोक्रेसी भी धीरे धीरे कम की जाएगी, और हम सभी देशों में इस प्रकार के परिवर्तन होते देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेटा नैरेटिव्स आधुनिकता के रहे या आधुनिक राज्य के रहे, उनसे विश्वास टूट रहा है, ये स्टीफन वेस्ट का कहना है। दूसरा परिवर्तन हुआ है कि जो उत्तराधुनिक राज्य है, उस उत्तराधुनिक राज्य में जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी, जो परंपरागत राजनीति थी, उसका स्थान अब एक नई प्रकार की राजनीति ले रही है। वो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स के जो मुद्दे थे वे भी बदल गए आज, और जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की इंस्टीट्यूशंस थी, संस्थाएं थीं, वे भी बदल रही, स्ट्रेटजीज भी बदल रही, रणनीति भी बदल रही है। ये एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स रही है वो पार्टी सेंट्रिक रही है, डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम बड़ा प्रभावी रहा है आधुनिक काल में, कि जो भी उनकी पॉलिटिक्स रही है वो राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द रही है। लेकिन उत्तर आधुनिक काल में अब हम एक नया फिनोमेना देखते हैं, एक नई प्रकार की राजनीति देखते हैं, सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक आंदोलन। ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अब नहीं हैं या ख़त्म हो गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी तेज़ी से उभर रहा है, और वो है सोशल मूवमेंट्स का। और ये जो सोशल पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नेशनल होती थी, राष्ट्र के अंदर होती थी, राज्य के अंदर होती थी। ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं ये तो विश्वव्यापी होते हैं, और इनको पूरे विश्व में इनका प्रचार होता है, और इसलिए राज्य के ऊपर जब दबाव आता है तो फिर पूरी दुनिया से आता है। जैसे कि एनवायरनमेंट के इशू को लेकर, तो इसलिए
आज की जो राजनीति है वो दल केंद्रित नहीं है, बल्कि सामाजिक आंदोलनों पर अब ज़्यादा बल दिया जा रहा है। उनका रोल ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, न्यू सोशल मूवमेंट्स। दूसरा, मुद्दे बदल रहे हैं, जिसको विद्वानों ने कहा कि आधुनिक काल की राजनीति मेटेरियलिस्ट इश्यूज़ पर थी, भौतिक प्रश्नों पर केंद्रित थी। उत्तर आधुनिक काल की राजनीति पोस्ट मेटेरियलिस्ट वैल्यूज़ पर केंद्रित है। यानी आधुनिक राजनीति के मुद्दे थे कि भाई गरीबी दूर हो, सबको आवास मिले, ये जो रोजी रोटी के प्रश्न थे ये उसमें बड़े प्रभावशाली थे। राजनीतिक दल इन्हीं को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते रहे। इनको कहते हैं मेटेरियलिस्ट इश्यूज। सड़क का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, ये सब मुद्दे आधुनिक काल की राजनीति में प्रभावी रहे हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि बिल्कुल नए प्रकार के मुद्दे, जिनको वो कहते हैं पोस्ट मेटेरियलिस्ट, जो कि मेटेरियलिस्ट नहीं है बल्कि जो कल्चरल इश्यूज हैं एक तरह से, जैसे कि शांति का मुद्दा, पीस का इश्यू, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं का प्रश्न, वेमेन का, ये कि सोसाइटी में वेमेन का क्या स्थान है, रोल है, ये भी एक पोस्ट मेटेरियलिस्ट वैल्यू। पशुओं के अधिकारों का प्रश्न, एनिमल राइट्स का सवाल, एनवायरनमेंट का प्रश्न, पर्यावरण का प्रश्न, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ का प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये भौतिक, इनका कोई रोजी रोटी से संबंध नहीं है, ये कल्चरल इश्यूज हैं कि हम जो नई कल्चर बनाना चाहते हैं वो किस प्रकार की होगी। तो इसलिए आज के जो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आजकल तमाम सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं दुनिया भर में, और उनका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, और इतना सशक्त नेटवर्क बहुत सारे ग्रुप्स का है कि सरकारों को उनकी बात को स्वीकार करना पड़ता। जैसे कि एनवायरनमेंट के प्रश्न को लेकर कई प्रकार के सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं विश्वव्यापी स्तर पर। महिलाओं के नारीवाद से जुड़े हुए भी बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चल रहे हैं। एंटी न्यूक्लियर वेपन्स, बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं और बड़े शक्तिशाली रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, या जैसे गेज मूवमेंट्स हैं, लेस्बियन मूवमेंट्स हैं, ट्रांसजेंडर के मूवमेंट्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड हैं, विश्वव्यापी हैं, और वे भिन्न भिन्न देशों में अपने अधिकारों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए या संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स के जो इश्यूज़ हैं वो रोजी रोटी के प्रश्न नहीं हैं, वो कल्चरल इश्यूज़ हैं। वो कल्चरल या सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिनका संबंध वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रश्न से है, जीवन की गुणवत्ता के प्रश्न से है। तो ये भी एक विशेषता है। और फिर स्टीफन वाइट कहते हैं कि जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई पड़ती है उत्तर आधुनिक राजनीति में, वो ये है कि उत्तर आधुनिक राजनीति में ये जो आधुनिक काल में जो रेशनलाइजेशन हुआ, जो विवेकीकरण हुआ, मतलब कि राज्य और पूंजीवाद के समन्वित प्रयास के कारण एक खास प्रकार का जो मानकीकरण समाज में हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसकी चेतना जागृत हुई है। ये उत्तराधुनिक काल में हम देखते हैं, जिसको फूको ने नॉर्मलाइजेशन कहा है। कि ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन मतलब सब लोग वेलफेयर स्टेट की जो धारणा के कारण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण सब लोग जैसे कि एक सांचे में ढल गए, और उस सांचे से कोई भिन्न हो तो उसको बुरा माना जाता है,
अनुचित माना जाता है, त्याज्य माना जाता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, या हेबरमास ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कॉलोनाइजेशन, कि जिस तरह से ये जो हमारे सिस्टम्स हैं आधुनिकता के, वे कैसे हमारे ऊपर हावी हो गए, इतने हावी हो गए कि मनुष्य की डिग्निटी के सवाल, उसकी लिबर्टी के सवाल ये गौड़ हो गए, और वो जैसे कि एक विशालकाय यंत्र का एक उपकरण मात्र बन के रह गया है। इसको वो रेशनलाइजेशन कहता है। स्टीफन वाइट कहता है कि ये जो रेशनलाइजेशन हुआ, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, या फूको के शब्दों में ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ, ये एक बड़ी ख़तरनाक प्रवृत्ति है। ये मानवीय और सामुदायिक गरिमा और स्वतंत्रता के विरुद्ध है। ये मनुष्य को यंत्र बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास थे। इसके प्रति एक जागृति और विद्रोह का भाव भी हमें उत्तर आधुनिक काल की राजनीति में दिखाई पड़ता है। इसलिए उत्तर आधुनिक काल की राजनीति में डेमोक्रेसी के उस स्वरूप को नहीं माना जाता जो कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में माना जाता था, पार्टी सेंट्रिक, वोट सेंट्रिक, इलेक्शन सेंट्रिक, बल्कि जो उत्तर आधुनिक काल की राजनीति है वो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स है, डेलिबरेटिव पॉलिटिक्स है, कि लोग विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करें, भागीदारी करें और अपने अपने समुदायों की, समाजों की दिशा का निर्धारण करें, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जिसको कि अभी मैंने बताया माइक्रो पॉलिटिक्स। तो ये लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर एक डेलिब्रेशन का काम, पार्टिसिपेशन का काम, ये आज की डेमोक्रेसी का कैरेक्टर है। वो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स की जो डेमोक्रेसी है उसमें एक बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की धारणा है आधुनिक काल की, उसको भी रिवाइज किया जा रहा है। उसको, डेमोक्रेसी को वो मानते हैं, लेकिन उस डेमोक्रेसी के नेचर को वो काफ़ी बदल रहे हैं। और पार्टिसिपेशन, प्रोटेस्ट, डेलिब्रेशन, ये आजकल इनको, और इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका, इसको आजकल बहुत महत्व दिया जाता है। और तो ये भी है कि जो उत्तर आधुनिक काल की राजनीति है वो सोसाइटल रेशनलाइजेशन के क्या खतरे हैं, क्या डेंजर्स हैं, उनको भी समझ रही है और उनका भी रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। और अंतिम बात वो कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका भी इम्पैक्ट उत्तर आधुनिक काल की राजनीति पर है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों प्रकार से। क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत तीव्रता से विकास हुआ पिछले 30-40 वर्षों में, और उस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है। लेकिन वो प्रभाव दोनों प्रकार का है। स्टीफन वाइट कहते हैं कि उत्तर आधुनिक काल के बहुत सारे विचारक ऐसा मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिबरेटिंग, इमेंसिपेटिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा, साइबर टेक्नोलॉजी के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा लोग अपनी बात आपस में कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरह से ये नए छोटे छोटे ग्रुप्स पैदा हुए हैं जो कि राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम करते हैं, शासन तंत्र के विरोध का काम करते हैं, सुझाव देने का काम करते हैं। तो इस अर्थ में तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो राजनीतिक दृष्टि से एक लिबरेटिंग या एक इमेंसिपेटिंग भूमिका निभा रही हैं। यानी हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए अप्रोचेबल है, सबके पास पहुंच गई है। एक मोबाइल के द्वारा, एक लैपटॉप के द्वारा आप अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने लोगों से, या अपने बात कह सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। तो एक पोटेंशियल उसका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, पॉजिटिव पोटेंशियल एक है। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी तकनीकी जटिलताओं के कारण और काफ़ी महंगी होने के कारण इनका कंट्रोल बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस या कारपोरेट हाउसेस के हाथ में चला गया है। लिहाजा उधर से जो विचार दृष्टि आ रही है, जो चीज़ें आ रही हैं, उनको वो थोप रहे हैं, समाज के ऊपर लाद रहे हैं। तो ये उसका एक ख़तरनाक पक्ष भी है, ये उसका एक निगेटिव पोटेंशियल भी है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट भी बन रही है। अगर वो कहीं लिबरेशन का इंस्ट्रूमेंट बन रही है, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन लिबर्टी को प्रमोट करने का इंस्ट्रूमेंट बन रही है, कन्वर्सेशन का एक सोर्स बन रही है, इंटरेक्शन का एक माध्यम बन रही है, प्रोटेस्ट का एक माध्यम बन रही है, तो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कारपोरेट हाउसेस या पॉलिटिशियन के हाथ में जब चली जाती है, तो फिर वो अपनी दृष्टि को और अपनी मान्यताओं को लादने का काम भी करते हैं, और उसका एक डोमिनेटिंग पोटेंशियल भी है और उसका एक मैनिपुलेटिव पोटेंशियल भी है कि लोगों, और हमने देखा कि किस तरह से, जैसे कि उदाहरण के तौर से फेसबुक या व्हाट्सएप का मिसयूज़ करके कैसे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ये भी हमने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों में देखा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये दोनों तरह से प्रभाव पड़ रहा है, और इससे अगर एक तरफ राजनीतिक जागृति और सक्रियता की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ ये जो है वो आधिपत्य और हेजेमनी का कारण भी बन रहा है, क्योंकि इसकी रीच वर्ल्ड वाइड होती है। लिहाजा इसमें पूरी दुनिया को मैनिपुलेट करने की सामर्थ्य है, और लोगों के ऊपर एक ख़ास सोच को, एक ख़ास विचार को, एक ख़ास रुचि को लादने की शक्ति है, और इसका दुरुपयोग सरकारें भी करती हैं, बिजनेस हाउसेस भी करते हैं, कारपोरेट हाउसेस भी करते हैं, और गलत एंड्स के लिए इसका उपयोग बराबर हो रहा है। इसके बार बार प्रमाण मिलते हैं। तो ये चार मुख्य प्रवृत्तियां हमें उत्तर आधुनिक राजनीति में दिखाई पड़ती हैं, ऐसा स्टीफन वाइट का मानना है। और ये सब चीज़ें अभी इवॉल्व कर रही हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी हम फाइनल शेप में, और वैसे भी उत्तर आधुनिकता किसी फाइनलिटी में विश्वास नहीं करती, क्योंकि उत्तर आधुनिकता तो मानती है कि बहुत सारे पैरेलल डिस्कोर्स, बहुत सारी पैरेलल फोर्सेस, बहुत सारे पैरेलल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी सब समाज में चलते रहते हैं, और चलने चाहिए, क्योंकि कोई फाइनल ट्रुथ है ही नहीं, कोई फाइनल प्रिंसिपल है ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ जायज़ है, सब कुछ ठीक है, सबकी वैलिडिटी को वो स्वीकार कर लेती है। ये उत्तर आधुनिकता का एक बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही खतरनाक पक्ष भी है कि उत्तर आधुनिकता एक प्रकार से एनार्की का, निहिलिज्म का प्रतिपादन करती है, क्योंकि जब कोई फाइनल ट्रुथ नहीं है, जबकि कोई अल्टीमेट प्रिंसिपल नहीं है, और जब हर ट्रुथ वैलिड है, हर वैल्यू वैलिड है, हर आइडिया वैलिड है,
उचित है, और पर हर पर्सपेक्टिव की अपनी आपने स्वीकार कर लिया, उसको आपने मान्यता प्रदान कर दी, तो फिर तो समाज में एक जो विज़न है, जो आइडियल्स हैं, वो सब फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये स्थिति किसी समाज के लिए अच्छी नहीं होती कि वहाँ पर आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को लेकर शार्प डिसएग्रीमेंट हो जाए और सब लोग अपने अपने व्यू पॉइंट को वैलिड मानने लग जाएं। तो फिर किसी भी वैलिड कोई भी व्यू पॉइंट जो है आप इंटरोगेट नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स में एक निहिलिस्ट पोटेंशियलिटी भी इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, और कई विद्वानों ने इसको स्वीकार किया। तो कुल मिला के ये उत्तराधुनिक काल की राजनीति का चरित्र है। कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखी, और भी बहुत सारे पक्ष हैं जो कि विचारणीय हैं या जो कि हमारे उत्तराधुनिक काल के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित भी कर रहे हैं। लेकिन स्टीफन वाइट ने उस सब को बहुत अच्छे तरीके से समेटने का जो प्रयास किया है, उससे हमें काफ़ी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है।